ग्रुप थ्योरी लेक्चर नंबर 9। ग्रुप थ्योरी लेक्चर नंबर 9 की बात करें तो क्या होगा कि उससे पहले हम देखते हैं कि जो हम थ्री कार्टेशियन मेथड से निकाल रहे थे, अगर इसमें इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री का अगर निकालें तो इसमें एक प्रॉपर एक्सिस होता है, एक परपेंडिकुलर सिग्मा प्लेन होता है। तो इसके लिए हिंट क्या है, अगर C3 जो अगर मतलब कि जो एक्सिस और प्लेन दोनों जिस अगर किसी आइटम को कंटेन कर रहे हैं वही अनशिफ्टेड रहेगा, अदरवाइज शिफ्ट हो जाएगा। जैसे S3 लगाते हैं हम किसी मॉलिक्यूल, जैसे BF3 में S3 लगा रहे हैं तो उसमें जो C3 है वो B से गुजर रहा है और सिग्मा प्लेन भी परपेंडिकुलर सिग्मा प्लेन सबसे गुजर रहा है तो वो भी B से गुजर रहा है। तो ये कॉमन एटम जो है जो दोनों से होकर गुजर रहा है, इसीलिए दोनों में पाया जा रहा है, इसलिए वो एक ही एटम अनशिफ्टेड रहेगा। अदरवाइज अगर किसी मेथड में किसी थ्री एन कार्टेशियन के एस में अगर कोई कॉमन एटम नहीं है दोनों में, या फिर सिंपल से समझ जाए कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर किसी एटम से नहीं गुजर रहा है तो यहाँ नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। अब इसके हम डिफरेंट एग्जांपल देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बॉन्ड वेक्टर मेथड। बॉन्ड वेक्टर मेथड में क्या है कि हम बॉन्ड को एक वेक्टर के रूप में दर्शा देंगे और इसमें हम ऑपरेशन करेंगे और ऑपरेशन के बाद जो चेंजेस आएगा बॉन्ड के वेक्टर में, अगर वो राइट साइड है अगर लेफ्ट साइड चला गया, अगर उसमें कुछ भी ऐसे चेंजेस आ रहा है तब उसको हम अनशिफ्टेड से बाहर कर देंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो उसको हम अनशिफ्टेड में रखेंगे। ये सेम थ्री एन कार्टेशियन मेथड का कॉपी है समझ लीजिए। जैसे हम BF3 का देखते हैं D3S मॉलिक्यूल, D3S पॉइंट ग्रुप, तो इसमें हम लगा देंगे ई में तो कोई चेंजेस आएगा नहीं। 2C3 करेंगे तो इसके क्या हो जाएगा कि एक जो C3 प्लेन जहाँ से लग रहा है वहाँ से का वेक्टर तो चेंज नहीं होगा, बाकी दोनों F का वेक्टर चेंज हो जाएगा। सॉरी, C3 तो B से गुजरता है तो तीनों बॉन्ड वेक्टर चेंज होंगे। यहाँ पर एटम नहीं देखा जा रहा है, बॉन्ड देखा जा रहा है। लेकिन जैसे ये अगर वो होता 3n कार्टेशियन मेथड होता तो ये B यहाँ पर बच जाता, अनशिफ्टेड एटम हो जाता। लेकिन यहाँ पर 3 बॉन्ड है और तीनों बॉन्डेज में चेंज आ रहा है, इसलिए 0 हो जाएगा। ऐसे ही इस यहाँ के 3C2 में देखेंगे तो C2 एक बॉन्ड से लगता है, इसलिए ये क्या होगा, यहाँ अनशिफ्टेड क्या हो जाएगा, 1 वेक्टर या 1 बॉन्ड रह जाएगा। ऐसे ही 3 सिग्मा भी एक ही बॉन्ड से होकर गुजरेगा और सिग्मा S तो तीनों बॉन्ड को कंटेन कर लेगा, इसलिए अनशिफ्टेड 3 रह जाएगा। और S3 क्या होता है, 0 होता है, मतलब इसमें इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री 0 ही रहेगा। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, अब इसमें 3n की तरह हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किससे, इसके कैरेक्टर से। इसमें डायरेक्ट जो आया अनशिफ्टेड नंबर ऑफ बॉन्ड वेक्टर वही इसका क्या कहला जाएगा, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बाय बॉन्ड वेक्टर मेथड कहला जाएगा। अगर हम देखते हैं कि बॉन्ड वेक्टर मेथड हो या बॉन्ड एंगल मेथड जो आगे स्टडी करें हम, इसमें क्या होता है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री का ऑपरेशन S3 का 0 ही आता है। S3 हो या कोई भी इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री का ऑपरेशन 0 ही आएगा। अगर बॉन्ड एंगल मेथड से अगर हम देखें D3H मॉलिक्यूल को, तो इसमें क्या होगा कि इसके बॉन्ड के एंगल में अगर कहीं चेंजेस नहीं आ रहा है तब तो ठीक है। अगर किसी भी बॉन्ड के एंगल में चेंजेस आ गया तो इसमें 3 एंगल बना देंगे, हर एक BF के बीच जो एंगल रहेगा उसके बीच अगर चेंजेस आते हैं, अगर वो अपोजिट साइड शिफ्ट होता है कुछ भी, तो उसको हम अनशिफ्टेड नहीं मानेंगे, अनचेंज नहीं मानेंगे। तो जैसे E में क्या हो जाएगा, सब तो अनशिफ्टेड रहेंगे, लेकिन 2C3 में बॉन्ड एंगल शिफ्ट होगा तो 0 हो जाएगा। 3 सिग्मा B में एक बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, बाकी सब चेंज होगा। 2C3 में 3C2 में क्या हो जाएगा कि एक बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, बाकी चेंज हो जाएगा। सिग्मा H में तो कभी बॉन्ड एंगल चेंज ही नहीं होगा, और S3 तो कभी भी कंटेंट नहीं करता है कि अब बॉन्ड एंगल को वो चेंज कर ही देता है, इसलिए यहाँ पर 0 आएगा। तो यही जो चेंजेस नहीं आए, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एंगल, वही इसका क्या कहला जाएगा, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बाय बॉन्ड एंगल। अब हम देखते हैं इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के आगे इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोअर डायमेंशन विच कैन नॉट बी रिड्यूस फर्दर टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोअर डायमेंशन। ये लोअर डायमेंशन का ही रिप्रेजेंटेशन है जिसे और भी हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं लोअर डायमेंशंस पे। इसमें 4 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम के ऊपर हम पॉइंट ग्रुप लिखते हैं, और सेकंड में हम क्लासेस को उसके लिखते हैं, और थर्ड में और फोर्थ में हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या लिखते हैं। अब हम सीधे स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर टेबल बनाना। ये जो हम लिखे फोर जो टेबल हैं वही क्या कहला जाएगा, कैरेक्टर टेबल कहलाएगा। तो इसमें जो 4 कॉलम का जो सेकंड कॉलम है उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज़
इसको हम क्या से निकालते हैं, इस सेकंड कॉलम को हम ग्रुप पोस्टुलेट्स, इसके भी कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं जिसको ग्रेट ऑर्थोगोनल थ्योरम कहते हैं। तो उस ग्रेट ऑर्थोगोनल थ्योरम का फर्स्ट रूल क्या कहता है, नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस। मतलब कि इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो नंबर ऑफ क्लासेस के बराबर होगा। किसी भी पॉइंट ग्रुप के क्लासेस जितने होंगे उतने ही इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे C2V का ऑर्डर है 4, तो उसका क्लास भी 4 है, तो उसका क्लास 4 है, तो इसका इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन भी 4 होगा। जैसे गामा 1, गामा 2, गामा 3, गामा 4 से लिख देंगे। और उसके हर एक गामा रो के करस्पॉन्डिंग, जैसे रो के करस्पॉन्डिंग गामा 1 के K1, K2, K3, K4 लिख देंगे, और गामा 2 के L1, N2, L3, L4 ऐसे कुछ नंबर लिखे जाएंगे जो कि आगे हम समझेंगे। GOT का फर्स्ट ने क्या बोला कि जितने नंबर ऑफ क्लास उतने नंबर ही इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अब सेकंड क्या बोलता है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशंस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द पॉइंट ग्रुप। क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि ई को ही मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का डायमेंशंस कहते हैं। तो ई का जो भी होगा वैल्यू वो उसका डायमेंशन कहलाएगा, और उसका स्क्वायर करेंगे, उसके एक एक वैल्यू को और उसके स्क्वायर को हम जोड़ेंगे आपस में, तो वो ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। ये इसका सेकंड पोस्टुलेट है या ग्रोथ थ्योरम का। तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन ऑफ ith कैरेक्टर ऑफ ई का स्क्वायर इक्वल टू एच। मतलब कि ई के कैरेक्टर का स्क्वायर का समेसन एच के बराबर होना चाहिए, ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। और डायमेंशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं हो सकता, और फ्रैक्शन में भी नहीं आ सकता। मतलब कि ये एक 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। जैसे कि हम C2V पॉइंट ग्रुप का ही बात कर रहे हैं, तो इसके लिए K1 L1 M2 N2 का स्क्वायर करेंगे, K2 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 आना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर H इक्वल टू 4 है। तो अब इसमें क्या वैल्यू पुट किया जाए कि ये 4 आ जाए, इसको हमको खुद से सोचना है। तो 1 स्क्वायर को अगर रखें हर जगह, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसका सेकंड पोस्टुलेट देख लिया। अब थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कैरेक्टर ऑफ एनी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द पॉइंट ग्रुप। मतलब कि ये क्या बोल रहा है कि किसी भी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का जो कैरेक्टर है उसका जो स्क्वायर करके हम जोड़ेंगे वो उसके किसके पॉइंट ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। तो इसको हम डायरेक्ट नहीं जोड़ते हैं, सबसे पहले कैरेक्टर को लिखते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, उसके फ्रंट में उस सेम एलिमेंट के नंबर ऑफ ऑपरेशन से भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, समेशन ऑफ ith इक्वल टू GR क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेशन इन द पर्टिकुलर क्लास। उस क्लास का जो ऑपरेशन है उसको लिखा जाता है। फिर उसके बाद लिखा जाता है कैरेक्टर ऑफ ith का स्क्वायर करना है, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो है उसके कैरेक्टर का स्क्वायर करना है, इक्वल टू H होना चाहिए। मतलब समेशन ऑफ IGR कैरेक्टर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन स्क्वायर इक्वल टू H। मेन बेसिस क्या है इस पोस्टुलेट का, सबसे पहले निकाला गामा इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितने होंगे। फिर हमने इसमें आइडेंटिटी को डायमेंशन मान के इसमें एक लाइन निकाल लिया हमने। अब हम सेकंड क्या कर रहे हैं कि अब हम सेकंड लाइन निकाल रहे हैं, मतलब कि अब इसका ऑर्डर के बराबर होगा, अब रो भी एक बराबर हो जाएगा। पहले तो हमने कॉलम निकाल लिया है ई के ज़रिए, अब एक रो भी निकाल लेंगे हम इस रूल के ज़रिए। उस रूल को हम पुट करेंगे, क्या होगा कि ई का क्लास 1 है, ई एक क्लास है जिसका ऑपरेशन 1 है, C2 भी एक क्लास है जिसका ऑपरेशन 1 है, और सिग्मा वी भी का भी ऑपरेशन 1 है, और सिग्मा वी प्राइम का भी ऑपरेशन 1 है। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, गामा के कैरेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, के स्क्वायर से। उसके करस्पॉन्डिंग क्लास में जो प्रेजेंट रहेगा कैरेक्टर के स्क्वायर से हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जितने भी मल्टीप्लाई किए रहेंगे उनको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू K2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू K3 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू K4 का स्क्वायर करेंगे, ये इक्वल टू 4 के बराबर होना चाहिए। तो इसमें कौन सा वैल्यू पुट किया जाए कि ये बराबर आ जाए, तो इसमें 1 1 1 रखा जाएगा, स्क्वायर किया जाएगा, तो इसका वैल्यू 4 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं कि हमने
इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाल लिया, एक कॉलम निकाल लिया, एक रो निकाल लिया। अब हम इस पर फोर्थ रूल लगाएंगे जो इसको पूरा कैरेक्टर टेबल को बनाने में मदद करेगा। तो ये फोर्थ क्या होता है, एनी टू इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर कहता है। तो वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रो कैन नॉट बी रिपीटेड। इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं कि वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होना चाहिए, और किसी भी एक रो में वन रो कभी भी दूसरे रो के समान नहीं होगा। ये वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रो कैन नॉट बी रिपीटेड, एक रो दूसरे रो के समान नहीं होगा, इसको हम समझते हैं। अब जो ऑर्थोगोनल होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या समझते हैं कि हम कैसे करेंगे कि गामा रिप्रेजेंटेशन ऑफ आई इंटू गामा रिप्रेजेंटेशन ऑफ जे कर देंगे। तो इससे क्या होता है, इसका मतलब होता है समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू नॉट जे, मतलब आई और जे समान नहीं है। तो इनका जो होता है जैसे कि जी आर क्या होता है, नंबर ऑफ ऑपरेशन इन द पर्टिकुलर क्लास होता है। फिर इसमें लगाएंगे इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आई का इनटू, इसमें तो सबसे पहले जी आर से मल्टीप्लिकेशन, फिर इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आई का मल्टीप्लिकेशन, फिर इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आई के कैरेक्टर जे का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, एन आई आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्टिकुलर क्लास का ऑपरेशन का, और आई क्या हो जाएगा, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आई का कैरेक्टर हो जाएगा, और आई एन वो हो जाएगा, और आर क्या हो जाएगा, जे का इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर का हो जाएगा। और इसके टोटल का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब कि गामा आई इंटू गामा जे इक्वल टू समेशन आई इज नॉट इक्वल टू जे, जी आर आई इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर आई इंटू इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर जे इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसमें हम क्या कर देंगे कि एक कैरेक्टर के एक क्लास का लिखेंगे। अब जो नॉन रो है, जो नॉन रो का क्या, जिस रो का वैल्यू हमें पता है उस रो को लेकर हम दूसरे रो को निकालने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कैरेक्टर तो कैरेक्टर मतलब कि सबका हम क्लास का ऑपरेशन नंबर हमको पता है, और साथ में रो का भी नंबर पता चल गया एक रो का। अब दूसरे नंबर जो नहीं पता है उसका हम L1 L2 L3 रख देंगे उसके जगह में, और उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ, और वैल्यू उसका 0 आना चाहिए। तो अब जैसे हम अगर सॉल्व कर रहे हैं इसको C2 के लिए, और 1 + L2 + L3 + L4 इसका वैल्यू इक्वल टू 0 आ गया। तो अब हम ऐसा क्या वैल्यू पुट करेंगे कि इसका वैल्यू 0 आ जाए, तो हम 1 + 1 आगे -1 और -1 रख देंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो ऐसे ही क्योंकि वन ऑपरेशन ऑफ रो रिपीट नहीं होता है, तो उसके नीचे के रो के लिए भी अगर हम ऑर्थोगोनल थ्योरम से अगर निकालेंगे ऑर्थोगोनल होना चाहिए करके, अब 1 2 को लिए थे तो अब 1 3 को लेंगे। अब वहाँ पर सेम तो नहीं निकाल सकते लास्ट में माइनस माइनस डाल के, इसलिए कभी माइनस इधर कभी माइनस उधर करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से करके हम प्रोसेस करके पूरा कैरेक्टर टेबल को ड्राइव करते हैं। पहले गामा 1 और गामा 2 का मल्टीप्लिकेशन किए, अब बाद में गामा 1 गामा 3 फिर गामा 1 गामा 4 या फिर गामा 2 गामा 3 को भी निकाल करके हम कि जो भी पता है उससे अब बिना पता वाले को मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। लेक्चर नंबर 10। अब जैसे कि हमने इसको तो निकाल लिया कैरेक्टर टेबल का सेकंड कॉलम को, अब फर्स्ट कॉलम में जो है उसको हम मुल्किन सैंपल कहते हैं, विच आर इन द फॉर्म ऑफ, ये जो होता है मुल्किन सैंपल किसके फॉर्म में होता है, काई के पावर होता है, एक पावर होगा ऊपर में जिसको सुपर स्क्रिप्ट कहेंगे, और नीचे 2 बॉक्स रहेगा जिसमें कुछ लिखा हुआ होगा, उसको सबस्क्रिप्ट 1 और सबस्क्रिप्ट 2 कहते हैं। एक्स ऊपर में सबस्क्रिप्ट एक सब सुपर स्क्रिप्ट और नीचे सब स्क्रिप्ट रहता है 1 और 2। तो ये कॉलम क्या कंटेंट करता है, मुल्किन सिंबल का, जो किसके रूल पे लिखा जाता है, रूल ऑफ डायमेंशंस के रूल पे लिखा जाता है। तो इसमें अगर जो एक्स है उसमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स को हम लिखते हैं जैसे कि अगर 1D हो तो ए और बी या फिर बी से रिप्रेजेंट करते हैं, 2D हो तो ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और 3D हो तो टी या एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर 4D हो तो जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और 5D हो तो एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1D 2D 3D 4D 5D कहाँ से आएगा, अगर डायमेंशंस मतलब कि कैरेक्टर ऑफ ई में अगर इसके सामने इस रो के सामने फर्स्ट कॉलम के रो के सामने मतलब कि इस रो में जो ये गामा रिड्यूसिबल
के फर्स्ट जो है मुल्किन सिंबल के साथ रो में अगर फर्स्ट जो ई का डायमेंशन अगर 1 है, नंबर 1 है, तो ए या बी से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। 2 है तो ई, 3 है तो टी या एफ से, और 4 है नंबर वहाँ पर लिखा हुआ तो जी से, और 5 है तो एस से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर फर्स्ट डायमेंशन 1 डायमेंशन को ए या बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमको समझना पड़ेगा ए या बी से रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं इसे। अगर ये 1 जो लिखा हुआ है वो एंटी सिमेट्रिक है, मतलब कि -1 लिखा हुआ है आगे किसके, यहाँ -2 लिखा हुआ है किसके, एंटी सिमेट्रिक है किसके, विथ रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, तब इसको हम बी लेते हैं। लेकिन अगर ये 1 डायमेंशन अगर सिमेट्रिक है विथ रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे प्लस भी कहते हैं, तो अगर उस प्लस है तो उसको ए कहते हैं। अनसिमेट्रिक माने कि प्रिंसिपल एक्सिस के सामने इस रो में माइनस लिखा हो तो उसको एंटी सिमेट्रिक कहते हैं। लेकिन अगर कहीं पर प्रिंसिपल एक्सिस में इस रो के सामने प्लस हो तो सिमेट्रिक कहते हैं। अगर सिमेट्रिक है तो ए लेंगे, एंटी सिमेट्रिक है तो बी लेंगे 1 डायमेंशन में। अब इसमें सबस्क्रिप्ट 1 की बात कर लिए, हम मुल्किन सिंबल की बात किए, अब हम इसके सबस्क्रिप्ट 1 की बात करते हैं। सबस्क्रिप्ट 1 में 1 या 2 लिखते हैं। इफ रिप्रेजेंटेशन इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू C2 एक्सिस, मतलब सबस्क्रिप्ट 1 कब लिखते हैं, जिसमें 1 और 2 लिखा जाता है, तो 1 कब लिखा जाता है इसमें से, अगर जो C2 एक्सिस परपेंडिकुलर प्रेजेंट है प्रिंसिपल एक्सिस के, उसके सिमेट्रिक हो, उस रो में सिमेट्रिक हो, तो वो सिमेट्रिक मतलब प्लस में हो, तो उसके लिए हम 1 लिखेंगे। अगर यही परपेंडिकुलर C2 जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो इसके एंटी सिमेट्रिक हो, अगर मुल्किन सिंबल इसके एंटी सिमेट्रिक हो, तो उसको क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, हम 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। सबस्क्रिप्ट में 2 लिख देंगे, 1 में 2 लिख देंगे। सबस्क्रिप्ट 1 में 2 लिखा जाएगा, अगर सिमेट्रिक रहता तो 1 लिखा जाता। लेकिन किसी किसी में परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट नहीं रहता है, एब्सेंट रहता है, तब हम सबस्क्रिप्ट 1 और 2 को क्या नहीं लिखेंगे, वो सबस्क्रिप्ट 1 में 1 और 2 नहीं लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। वो किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, सिग्मा वी के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, मतलब वर्टिकल प्लेन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। और वो भी वर्टिकल प्लेन ऐसा होना चाहिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम को कंटेन करता हो, वैसा सिग्मा वी के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। क्योंकि सिग्मा वी भी तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वैसा सिग्मा वी के रेस्पेक्ट में लिखेंगे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कंटेन करता हो। तो अगर सिग्मा वी सिमेट्रिक है तो उसके साथ में 1 लिख देंगे, और C2 एब्सेंट है तो परपेंडिकुलर C2 प्रिंसिपल एक्सिस के एब्सेंट है, तो सिग्मा वी के अगर सिमेट्रिक है तो उसके जगह सबस्क्रिप्ट के जगह 1 लिखेंगे, और सबस्क्रिप्ट के जगह 2 तब लिखेंगे जब सिग्मा वी एंटी सिमेट्रिक होगा। अब हम सबस्क्रिप्ट 2 की बात कर लेते हैं, जिसे जी या यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी रिप्रेजेंटेशन में सिमेट्रिक है क्या इन्वर्जन सेंटर, तो उसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, अगर इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है और वो सिमेट्रिक है तो उसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं सबस्क्रिप्ट 2 में। लेकिन अगर सबस्क्रिप्ट 2 में यू प्रेजेंट कर रहे हैं, उसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ जो इन्वर्जन है वो एंटी सिमेट्रिक है इस रो में। जी और यू होने के लिए इन्वर्जन सेंटर होना जरूरी है, अगर ये नहीं है तो हम जी और यू से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब हम सुपर स्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट में प्राइम या डबल प्राइम शो करता है। प्राइम तब शो करेंगे जबकि सिग्मा एच प्रेजेंट हो और वो सिमेट्रिक हो, तब सिंगल प्राइम शो करेंगे। अब डबल प्राइम कब शो करेंगे, जब सिग्मा एच प्रेजेंट हो और वो एंटी सिमेट्रिक हो। अगर आई और सिग्मा एच दोनों प्रेजेंट है, अब तो हमने देख लिया कि एच सिग्मा एच प्रेजेंट होगा तभी प्राइम डबल प्राइम शो करेंगे, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। जैसे कि सब स्क्रिप्ट 1 और 2 के लिए परपेंडिकुलर C2 नहीं होता तो सिग्मा वी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कंटेंट करता था उससे कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर तो ये दोनों होने ही चाहिए। लेकिन आई और सिग्मा दोनों प्रेजेंट हो तो हम प्राइम डबल प्राइम और जी और यू दोनों नहीं लगाते हैं। उसके लिए हम क्या देखते हैं कि आई को प्रेफर करते हैं और जी और यू ओनली को हम शो करते हैं, और प्राइम डबल प्राइम को इसमें नहीं लिखा जाता है। अगर आई और सिग्मा दोनों प्रेजेंट है तो जी और यू को ओनली लिखा जाता है। थर्ड कॉलम में हम क्या को रिप्रेजेंट करेंगे, इट रिप्रेजेंट ट्रांजिशनल एक्स वाई जेड को प्रेजेंट करता है, या फिर रोटेशनल आर एक्स आर वाई आर जेड की प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है ये।
ट्रांजिशनल और रोटेशनल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं एक्स वाई जेड के बारे में। एक्स वाई जेड क्या को रिप्रेजेंटेशन करता है? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, या फिर पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, या फिर डायपोल मूवमेंट अलोंग एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो आगे 3 और 4 कॉलम है, इसको हम ऑपरेशन के थ्रू लगा कर समझ सकते हैं। जैसे कि एक्स वाई जेड प्लेन में हमने देखा कि C2V में हमने निकाला कि एक्स वाई जेड रख दिया। अब हमने मान लिया कि गामा एक्स है। अब हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ई लगाएंगे तो एक्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पर ई में 1 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर C2Z लगाएंगे तो जेड में चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन एक्स में तो चेंज आएगा, और हम गामा एक्स के लिए ही निकाल रहे हैं, तो हमको वाई से कोई मतलब नहीं है। तो गामा एक्स में क्या चेंजेस आएगा? -1 में आ जाएगा, एक्स जो है -x हो जाएगा, तो -1 लिख देंगे यहाँ पर। और एक्स जेड प्लेन लगाएंगे तो एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसलिए 1 लिखेंगे। और सिग्मा वाई जेड लगाएंगे तो इसमें एक्स में चेंजेस आएगा जो कि -1 होगा, तो इसको लिखेंगे। अब जैसे कि हमने ई के सामने 1 लिखा है, C2Z के सामने -1 लिखा है, और सिग्मा एक्स जेड के सामने 1 और सिग्मा वाई जेड के नीचे -1 लिखा है, तो इसके लिए एक मोलिकुलर सिंबल भी निकल सकता है। इस गामा एक्स का जो है एक मोलिकुलर सिंबल भी निकल सकता है, क्योंकि E1 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर ए या बी होगा। अब इसमें हम प्रिंसिपल एक्सिस को देखते हैं C2 को, इसके सामने एंटी सिमेट्रिक है, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। और उसके आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर परपेंडिकुलर प्लेन तो नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर C2 तो नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर प्लेन ज़रूर है। तो परपेंडिकुलर प्लेन इसके क्या है? पैरेलल है, मतलब कि इसके सिमेट्रिक है, सॉरी पैरेलल नहीं सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर 1 और 2 में से सबस्क्रिप्ट फर्स्ट में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, तो ये B1 इसका मोलिकुलर सिंबल का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और साथ में इसके थर्ड कॉलम में हम एक्स लिख देंगे, क्योंकि ये गामा एक्स का रिप्रेजेंटेशन हुआ, जिसमें एक्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे पर्टिकुलर के साथ उस बिहेवियर को शो किया। और 1 के सामने एक्स लिखा रहेगा थर्ड कॉलम में C2V के कैरेक्टर टेबल में। ऐसा इसको निकाला जाता है। ऐसे ही गामा वाई के लिए भी निकाल सकते हैं और गामा जेड के लिए भी निकाल सकते हैं। अगर ये सेम जो कैरेक्टर आ रहे हैं इस रो के, अगर किसी भी कैरेक्टर टेबल में प्रेजेंट रहते हैं ऐसे सेम, तो उसमें एक्स वाई जेड आएंगे, अगर उस चेंजेस को अगर वो कंटेन करते हुए सेम निकालता है तो। अब रोटेशनल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ये तो ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टीज़ था, जैसे एक्स वाई जेड से हम निकालते थे। अब रोटेशनल प्रॉपर्टीज़ आर एक्स आर वाई और आर जेड कहते हैं। जैसे कि ट्रांजिशन एक्स वाई जेड तो बहुत कुछ को शो करता था, ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, पी एक्स पी वाई जेड ऑर्बिटल, डायपोल मूवमेंट को भी बताता था, और एक्स वाई जेड के फेस को भी बताता था। तो वैसे ये रोटेशनल प्रॉपर्टीज़ क्या है? बहुत सारी चीज़ को नहीं बताएगा, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को बात करेगा। ये मान लेंगे कि हम एक बॉडी रखेंगे कहीं पर, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में अगर बात करें तो ये एक बॉडी रखेंगे जिसको हम घुमाएंगे, तो अगर इसके पैरेलल प्लेन लगा दिए हम तो वो क्या होगा? पैरेलल प्लेन क्या करेगा? इसके रोटेशन को चेंज कर देगा। रोटेशन को चेंज कर देगा मतलब कि हम थोड़ी देर पहले फेज़ में समझ रहे थे, हमने प्लेन लगाया, अगर प्लेन में हमारे ही साइड दिखा मॉलिक्यूल पैरेलल रखे हमने, तो मॉलिक्यूल क्या कर रहा था कि हम जिस फेस को देख रहे थे वो अब हमसे अपोजिट दिखने लगा था। वैसे ही उसमें फेस में चेंजेस आ गया, जिसको हमने बॉन्ड में डैश करके दिखाया था। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होगा कि अगर रोटेशन को हम पैरेलल लगेंगे, पैरेलल प्लेन लगा देंगे, रोटेशन अगर हो रहा है उसमें पैरेलल प्लेन लगाएंगे तो रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन में दिखाने लगता है। मतलब कि पैरेलल प्लेन क्या कर दे रहा है? डायरेक्शन के रोटेशन को चेंज कर दे रहा है। लेकिन परपेंडिकुलर प्लेन लगाएंगे तो वो प्लेन क्या करेगा? जिस साइड रोटेशन हो रहा है उसी साइड दिखाता है, तो इसमें रोटेशन में चेंज नहीं आता है। आगे का ग्रुप थ्योरी नेक्स्ट कॉपी में है। अब हम एक्स वाई जेड को लगा लेते हैं। अब उसमें एक्स में एक रख देते हैं क्या? रोटेटेड करते हुए मॉलिक्यूल। अब रोटेट करते हुए मॉलिक्यूल रख देंगे। अब हम इसमें सब प्लेन लगा के देखेंगे, ई लगा के देखेंगे, C2 लगा के देखेंगे, एक्सिस लगा के देखेंगे, सब देखेंगे। अब C2V के लिए हम लगा के देख रहे हैं। अगर हमने बॉडी को एक्स में रखा है और उसमें हमने लगाया क्या? ई, तो इसमें चेंजेस नहीं आएगा, तो 1 आ जाएगा इसके जगह। अगर हम इसको देखते हैं C2Z लगाते हैं तो Z के कारण क्या होगा? वो रोटेशन को
दूसरे साइड लेते हुए जाएगा, इसलिए रोटेशन में जो हो जाएगा चेंजेस आ जाएगा, तो इसको -1 से शो करेंगे चेंजेस को। और सिग्मा एक्स जेड लगाएंगे तो एक्स जेड क्या होगा, इसके पैरेलल प्लेन है, तो पैरेलल प्लेन क्या करता है, इसको चेंजेस कर देता है इसके रोटेशन के डायरेक्शन को दिखाने में, तो इसमें -1 हो जाएगा। और सिग्मा वाई जेड जो होगा इसके पैरेलल नहीं होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये चेंजेस नहीं करेगा, तो इसके लिए 1 आ जाएगा। तो अगर ये सेम लिखा हुआ है तो इसके लिए हम एक क्या निकाल सकते हैं, मुल्किन सिंबल, जो कि V2 आ जाता है। तो इसी रो में अगर ऐसा सेम चीज़ है तो इस गामा RX के लिए क्या हो लिखा रहेगा, सामने RX लिखा रहेगा इस रो में, थर्ड कॉलम में। तो इससे हम समझ जाएंगे कि RX में ऐसा ऐसा चेंजेस हुआ है जिसके कारण RX आया है। तो ये इसके रोटेशनल को, कैरेक्टर बिहेवियर को बताता है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को बताता है। तो ऐसे ही हम गामा RY के लिए भी निकाल सकते हैं और RZ के लिए भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम फोर्थ कॉलम के लिए भी बात करें तो इट कंटेन क्वाड्रेटिक फंक्शन, मतलब कि ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जिसमें 2 वैल्यू हो ऐसे को लेगा, या फिर एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे को लेगा। और हम समझ सकते हैं कि एक्स वाई जो है डी एक्स वाई ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई जेड डी वाई जेड ऑर्बिटल को एक्स जेड डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे हम C2V में हम लगाएं, ई लगाएंगे और एक्स के लिए निकालते हैं, तो एक्स के लिए तो हमने निकाल लिया था, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमने एक्स वाई जेड के लिए निकालना सीख लिया है। लेकिन जब हमको एक्स वाई निकालना होगा तो हम सीधे निकाल सकते हैं, एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद जो इसमें चेंजेस आएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन करके एक्स वाई हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे एक्स और वाई में है 1 - 1 1 - 1 एक्स वाई और 1 - 1 - 1 +1, तो इन दोनों का कॉलम का हम मल्टीप्लिकेशन, रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 से 2, फर्स्ट रो से सेकंड रो का, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो इसको हम इस प्रोसेस से निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा कि हम उसको रखेंगे ऑर्बिटल को, उसके प्लस माइनस फेस को लिख लेंगे एक्स वाई जेड प्लेन में। तो क्योंकि ऑर्बिटल 2 प्लेन में ही रहता है और एक प्लेन में नहीं रहता है, मतलब कि एक्स जेड प्लेन में होगा ऑर्बिटल, या फिर वाई जेड में होगा, या फिर जेड एक्स में होगा, लेकिन एक और फेज में नहीं रहेगा। तो हम इसके लिए गामा एक्स जेड निकालेंगे। गामा एक्स जेड निकालेंगे तो क्या करेंगे, ई को लगाएंगे। ई को लगाने के बाद देखेंगे कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन C2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका प्लस फेस जो होगा डी ऑर्बिटल का वो माइनस में चला जाएगा, तो इसमें ये -1 आ जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा ये। और एक्स जेड लगाएंगे, तो एक्स जेड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स जेड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स जेड प्लेन में ही है डी ऑर्बिटल, तो डी एक्स जेड का ही देख रहे हैं, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो 1 आ जाएगा। और अगर हम डी सिग्मा वाई जेड लगाएंगे तो इसमें -1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें फेज में चेंज आ जाएगा। तो ये एक्स जेड जो आएगा, सिग्मा एक्स जेड आएगा, तो उसके सामने इसका एक मुल्किन सिंबल भी लिख सकते हैं इसके बेसिस पे, और इसी में फोर्थ रो में इसलिए एक्स जेड लिखा होगा इसके अकॉर्डिंग। तो इससे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं और इसको इस प्रोसेस से निकाल सकते हैं। अब हम सबसे लास्ट में देखते हैं इस लेक्चर के स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला। ये फोर्थ चैप्टर का सबसे लास्ट है, स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला, विच गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन रिड्यूसिबल एंड इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के बीच रिलेशनशिप देता है। हमने जो NIR बोल के पहले डिस्कस किया था वो NIR नहीं था, लेकिन वो NIR के जैसा ही था, सॉरी वो भी एक NIR ही था। तो जैसे कि हमने देख रहे थे GOT का फोर्थ पोस्टुलेट NIR आ जा रहा था, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला उससे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला में क्या करते हैं, सॉरी ये NIR नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस है। उसमें 1 और 2 जैसे इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को शो करते थे, लेकिन ये स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला है, इसको रिडक्शन किया जा रहा है, ये अलग चीज़ है, ये एक ही रो से रिलेटेड है। वो जो था 2 रो से रिलेटेड था, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो इरेड्यूसिबल स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला है उसको NIR से रिप्रेजेंट करते हैं और NI से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इसका वैल्यू जो होता है निगेटिव कभी नहीं आता है और फ्रैक्शन में कभी नहीं आता है। तो NIRR = 1/h
समेशन ऑफ ith में GR इंटू इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर I इंटू रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का कैरेक्टर ऑफ ith। मतलब कि फार्मूला का मतलब ये हुआ कि 1/h ऑर्डर को 1/1 में रखेंगे और उसके समेशन करेंगे, और समेशन के अंदर क्या होगा, जो क्लास का ऑपरेशन नंबर रहेगा पहले उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे उस रो का, जिस रो का हम गामा का रिडक्शन कर रहे हैं, उस गामा रो का जिसका रिडक्शन कर रहे हैं उसके उस रो का फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो कैरेक्टर आया उसको लिखेंगे, और उसका टोटल जो कैरेक्टर आया है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का तो हमने कैरेक्टर लिख दिया कैरेक्टर टेबल से, और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का भी हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये ऐसा एक एलिमेंट हो गया, प्लस करके समेशन करते हुए जाएंगे और टोटल जो आएगा उसको 1/s से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो आएगा वो क्या होगा, उसका रिड्यूस्ड फॉर्म रहेगा। मतलब कि इसमें हम ये समझेंगे जैसे कि हम एक निकाल रहे हैं मॉलिक्यूल के लिए C2 पॉइंट ग्रुप के लिए, तो इसमें क्या होता है E का कैरेक्टर 1 होता है, तो E के लिए हम इसमें ऑर्डर क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा इसमें फार्मूला के लिए। और जैसे कि हमने A1 मॉलिक्यूल सिंबल वाले के लिए निकालना स्टार्ट किया है, तो 1/4 E का कैरेक्टर ई का मतलब कि क्लास का ऑपरेशन 1 इंटू A1 का कैरेक्टर इरिड्यूसिबल कैरेक्टर 1 और इसका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का कैरेक्टर -3 का, सॉरी वो +3 होगा, 3 का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, प्लस C2 का भी ऐसे सेम प्रोसेस करेंगे, सिग्मा XZ और सिग्मा YZ का ऐसे प्लस प्लस कर लेंगे, तो इसका टोटल वैल्यू 4 आता है। तो 1/4 इंटू 4 जो आएगा तो उससे हम आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ A कितने प्रेजेंट है, एक ही प्रेजेंट है। ऐसे ही A2 रो के लिए भी निकाल सकते हैं, B1 रो के लिए और B2 रो के लिए। तो इससे हम समझ जाएंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ A1 प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ A2 प्रेजेंट है, कितने नंबर B1 और B2 प्रेजेंट है। इस तरह से करना ही इसका क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। अब हमने इसको जहाँ तक कि हमने 4th चैप्टर ख़त्म कर लिया है, 5th चैप्टर के लिए हम आगे स्टडी करेंगे जो कि यूट्यूब के 14 लेक्चर से स्टार्ट हो जाता है। तो फिर 14 लेक्चर के आगे ऑडियो रिकॉर्डिंग बचे रहेगा, और उसके आगे जितना भी हमने लैपटॉप से स्टडी किया था वो सारे के सारे जो पेड कोर्स है उससे हमने कवर कर लिया है।